नमस्कार दोस्तों। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे 12th क्लास का इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ फील्ड के अंदर जो लास्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स या गॉस थ्योरम और फ्लक्स से रिलेटेड जो भी एप्लीकेशंस है और गॉस थ्योरम क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सीधा स्टार्ट करते हैं हम लोग। अभी फर्स्ट इसके अंदर आप पढ़ेंगे, फर्स्ट टॉपिक है एरिया वेक्टर। अब तक जो आपने पढ़ा था कि एरिया एक स्केलर क्वांटिटी है। यहां पर गॉस थ्योरम के अंदर हम गॉस एक साइंटिस्ट था, उसने एक थ्योरम दी और उसके अंदर उसने कुछ इमेजिनरी सर्फेसेस की बात की जो मैं आगे आपको बताऊंगा। तो गॉस ने यहां पर एरिया को एज अ वेक्टर ट्रीट किया था। मतलब सपोज कीजिए ये कोई एरिया आपके पास गिवन है, ठीक है। सो इसको, ये तो हुआ उसका सरफेस एरिया, ठीक है, ये उसका मैग्नीट्यूड है। इसके परपेंडिकुलर जो एक डायरेक्शन होगा उसको हम बोलेंगे एरिया वेक्टर। तो अज्यूम करो, सपोज ये जो एरिया था पूरा सरफेस एरिया, इसका मैग्नीट्यूड ए था, ये मैंने ए लिखा है, ठीक है। ए इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एरिया। सो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन हम लेंगे, दिस वाज द डायरेक्शन परपेंडिकुलर। ये जो परपेंडिकुलर होगा इसका डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर देगा एन कैप। एन कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है जो कि इस एरिया के परपेंडिकुलर है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एन कैप इस यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है जो कि इस एरिया के परपेंडिकुलर है। तो यहां से हमें एरिया वेक्टर मिल जाएगा। कोई भी वेक्टर ए होता था वो क्या होता था? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू यूनिट वेक्टर। क्लियर? ये होता था ना, कोई भी वेक्टर ए को आप लिखोगे, ए मैग्नीट्यूड ये अलग है यहाँ पे, और साथ में यूनिट वेक्टर ए कैप जो ए की डायरेक्शन में हमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दे रहा, मतलब एक ही डायरेक्शन में हमें बना हुआ है, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी से और रिप्रेजेंट एरिया वेक्टर। तो एरिया को एज ए वेक्टर मानेंगे और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी? कोई भी सरफेस जो आपको दिया हुआ है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेक्टर जाएगा, ये जो परपेंडिकुलर लाइन जाएगी उसको हम एरिया वेक्टर बोलेंगे। नेक्स्ट यहां से आगे चलते हैं। एक चीज होती है फ्लक्स। फ्लक्स या फाई ई या इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको बोलते हैं। सिंबल होता है इसका फाई। आगे आप मैग्नेटिक फील्ड भी पढ़ोगे, उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स होता है, इसलिए हमने आप इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड बात है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फाई ई इसका सिंबल है और फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होता है। इसका मतलब क्या है? सपोज करो ये कोई भी एरिया है, इस एरिया में से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास कर रही है, मतलब कितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास कर रहा है, वही फ्लक्स कहलाता है। मैं रिपीट करता हूं, फ्लक्स क्या है? फ्लक्स का मतलब है किसी भी एरिया के थ्रू अगर आपको फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो उसका मतलब है उस एरिया में से जो आपको रीजन दिया हुआ है किसी भी शेप का, उसमें से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस कर रहा है, वो फ्लक्स कहलाता है। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a surface is known as electric flux through that surface। अज्यूम करो ये एक हमने स्फेरिकल बॉल ली है टोटल 3 डायमेंशन में। यहां पर हमने एक छोटा सा ds स्मॉल अमाउंट ऑफ सरफेस एरिया हमने काउंट किया है, ds, ठीक है। तो ये जो एरिया है इस पे वेक्टर क्या होगा? इस एरिया के परपेंडिकुलर कोई भी डायरेक्शन। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ds वेक्टर हो गया एरिया वेक्टर, और n कैप उस ds वेक्टर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन बता रहा है। इसी तरह से अब हमने इसको दे दिया प्लस क्यू चार्ज जो कि इस सारे स्फीयर पे स्प्रेड कर जाएगा। सपोज कोई भी चार्ज प्लस क्यू हमने दिया इसको, ठीक है। तो इस एरिया पे जो चार्ज होगा, अगर यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनानी पड़े तो ये पॉजिटिव चार्ज माना है, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अवे फ्रॉम द सरफेस। सो अगर ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी वजह से फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ही होता है ना, अवे फ्रॉम द चार्ज। सो डीएस एरिया पर, सपोज ये पी पॉइंट था, इस डीएस एरिया पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। और एयर, ये जो आर कैप दिख रहा है, आर कैप आपको बता रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है, ठीक है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, किसी भी एक एरिया को रिप्रेजेंट करने के लिए, एरिया वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या लिखेंगे? उसका मैग्नीट्यूड साथ में उसका डायरेक्शन यूनिट वेक्टर। सिमिलरली यहां पे देखिए जो फ्लक्स होता है एक्चुअली इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद एरिया वेक्टर। क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। फ्लक्स क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ, यहां पे मैं लिख देता हूं, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो यहां पे आप देख रहे हैं मैंने एरिया वेक्टर को ds माना है, स्मॉल एस लिए, ठीक है। s मानेंगे या a मानेंगे तो कैपिटल ए आ जाएगा या कैपिटल एस आ जाएगा, ठीक है। इससे होता है ना। प्रोसीडिंग फर्दर, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा हमारा? डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर ds। अब आपको पता है किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए अभी मैंने बताया था वेक्टर का मैग्नीट्यूड साथ में उसका यूनिट वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर देखो उसको लिखूंगा कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड E और यूनिट वेक्टर उसके अलोंग आर कैप, ये बताया ना, E आर कैप। सिमिलरली ये जो एरिया वेक्टर ds है इसको हम कैसे लिखेंगे? ds उसका मैग्नीट्यूड एरिया वेक्टर का और n कैप उसका डायरेक्शन। तो एरिया वेक्टर ds को हम क्या लिखेंगे? ds n कैप, ठीक है। तो ये E ds एक साथ मैग्नीट्यूड ले लिया। अब बचा आर कैप डॉट n कैप। अब एक चीज आप देखिए, जो ये आर कैप
डॉट एन कैप है। आपको पता है कोई भी वेक्टर अगर ए डॉट बी होता है तो उसका मतलब होता है ए बी कॉस थीटा, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अब जो आर कैप है उसका मैग्नीट्यूड होता है 1 और वही इक्वल टू होता है एन कैप, क्योंकि ये क्या है, यूनिट वेक्टर है। क्या है ये, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है यहाँ पे। अब अल्टीमेटली यहाँ पे आप इसको cos थीटा को टर्म चाहिए, यू कैन पुट इट असाइड ओवर देयर। क्यों बता रहा हूँ मैं इसको, अगर आप हटा भी देना, क्यों, बिकॉज यहाँ पे देखो आर कैप और एन कैप दोनों की डायरेक्शन सेम है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है सो थीटा कितना हो गया यहाँ पे 0 डिग्री, राइट। थीटा क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन, किसके बीच में एंगल है, बिटवीन आर कैप एंड एन कैप। ठीक है, ये 0 डिग्री हो जाएगा। तो कॉस यहां पे क्या लिखे होगे आप, कॉस 0 और उसकी वैल्यू होती है 1, तो ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, तो क्या बचेगा खाली ईडीएस, तो मैंने खाली ईडीएस यहां पे लिख दिया। ठीक है, अच्छा उसके बाद आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे ना, ये तो था स्मॉल फ्लक्स ईडीएस इस एरिया की वजह से। अगर ऐसे ही छोटे छोटे बहुत सारे डीएस एरिया होंगे तो उन सब की वजह से डी फाई डी फाई डी फाई डी फाई ऐसे बहुत सारे फ्लक्स आएंगे, तो उन सबको जोड़ दें, अगर ऐड कर दें सबको तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा। तो सपोज टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, इस ऐड करने को ही हम सम करना या इंटीग्रेट करना कहते हैं। आप पढ़ चुके हैं 11th में कई बार इन डेरिवेशंस को। सो क्या हो, ये इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल फ्लक्स, छोटे छोटे एरिया की वजह से जो फ्लक्स मिल रहा है उन सबको इंटीग्रेट कर दो, मतलब आपस में जोड़ दो, तो हमें इस पूरे सरफेस एरिया की वजह से, पूरे स्फीयर की वजह से फ्लक्स मिल जाएगा। वो फाई मान लिया, सो फाई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस। अब आप देख रहे हैं इसके ऊपर ना एक सर्कल जैसा मैंने बनाया हुआ है इंटीग्रेशन के ऊपर, इसका मतलब है क्लोज सरफेस पे इंटीग्रल। ये क्या है, इंटीग्रल ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। मतलब ये जो गॉस लॉ है जो हम आगे पढ़ेंगे, ये जो फ्लक्स की बात है, ये क्लोज्ड सरफेस पे होल्ड करता है। तो सरफेस हमेशा क्लोज होना चाहिए, वैक्यूम के अंदर ही हम बात करते हैं, आगे गॉस में पढ़ाऊंगा उसमें बात करते हैं। ठीक है, सो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, डी फाई इज इक्वल्स टू ई डॉट डी एस। ये फ्लक्स की वैल्यू आ गई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है गॉस थ्योरम। तो गॉस वाज द साइंटिस्ट और उन्होंने कहा था कि सपोज करो कोई भी एक स्फीयर है, सरफेस है, ठीक है, उस सरफेस के पास सपोज करो वैक्यूम के अंदर है, अगर ये क्यू चार्ज होल्ड कर रहा है, ठीक है, इस सरफेस में कितना है, क्यू चार्ज है, और आपको जानना है मतलब क्यू चार्ज है, ये कोई भी एरिया है, इस एरिया में से फ्लक्स कितना होगा, अगर ये फाइंड आउट करना है कि कोई भी गिवन पॉइंट है, उस पॉइंट के अंदर जो भी सरफेस है उसके अंदर ना एक क्यू चार्ज रखा है, प्लस क्यू चार्ज अज्यूम कर लो, तो इसमें से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकल रही है ना, आपको दिख रही है बाहर की तरफ लाइन है, यही तो है फ्लक्स। कितनी फील्ड बाहर निकल रही है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रहा है, वही फ्लक्स कहलाता है। तो ये फ्लक्स कितना होगा, ये गॉस थ्योरम ने बताया था। गॉस ने क्या बोला कि ये इस किसी भी सरफेस एरिया में से जो फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है वो हमेशा एक चीज के इक्वल होगी, क्या, इसके अंदर जितना चार्ज है ना उसको एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी से डिवाइड कर दो। यानी कि सपोज करो इसमें क्यू चार्ज है, इसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, ठीक है, तो इसके अंदर फ्लक्स फाई कितना हो जाएगा, क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यही तो लिखा है, इट इज द 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड विद इन द सरफेस। मतलब सरफेस के अंदर जितना टोटल चार्ज है ना क्यू, उसका 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, मतलब उसे एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी से। सो दिस इज व्हाट द गॉस थ्योरम सेज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, क्लोज होना चाहिए सरफेस, इन वैक्यूम, वैक्यूम में होल्ड करेगा, वैक्यूम से बाहर होगा तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन हो जाएगी, मीडियम की परमिटिविटी चेंज हो जाएगी, राइट। सो वहां पे होल्ड नहीं करेगा एप्सिलॉन नॉट। नाउ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस in vacuum is 1 by epsilon naught times the total charge enclosed within the surface। मतलब जितना चार्ज इसके अंदर है, तो फाई हो जाएगा q by epsilon naught। ठीक है, अभी हम पढ़ के आए फाई क्या होता है, e डॉट ds भी होता है इंटीग्रेशन, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो हम यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e डॉट ds विच इज इक्वल्स टू q by epsilon naught। यही गॉस थ्योरम होती है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन, विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। तो फिलहाल ना ये बॉक्स नहीं है, आपको सिलेंडर से दिख रहा है ना, ये नहीं है। अज्यूम करो ये जो क्वेश्चन में गिवन है इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर, हमारे पास ये एक इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जो रेड में स्ट्राइप बनाई है, ठीक है, सिर्फ ये एक वायर है, इस पे पॉजिटिव चार्ज हमने दिया है, तो ये इस तरह से कुछ सिलेंडर,
ठीक है, इस पे चार्ज दिया तो वो चार्ज सारे में स्प्रेड हो जाएगा, एक पॉइंट पे बचेगा नहीं। जैसे हमने इसको चार्ज दिया वो सारी वायर पे, सारी लाइन पे स्प्रेड हो गया, वो एक सिलेंडर की तरह होगी। एक वायर है ना, वायर जैसी घर में तार होती है, इट्स द सेम थिंग ना। अब एक काम करो, इस वायर के चारों तरफ एक सिलेंडर मानो, अज्यूम कर लो, जिसको गॉसियन सरफेस बोलेंगे, इमेजिनरी सरफेस बोलेंगे, और उसका रेडियस था r। ठीक है, क्या था उसका रेडियस r। तो एक ये वायर को एक्सेस मान लिया और इसके चारों तरफ एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट अज्यूम कर लिया ऐसे, ठीक है, और उस सिलेंडर की लेंथ l मान लिया हमने, दिस इज द लेंथ l। सो इस सिलेंडर की जो लेंथ होगी वो l है और उसका रेडियस है r। तो r रेडियस मान करके l लेंथ मार करके एक सिलेंडर हमने अज्यूम कर लिया, यहां पर ये सिलेंडर बन गया। ठीक है, अब एक काम कीजिए, इस सिलेंडर के टॉप में जो ग्रीन कलर में देख रहे हैं आप, मैंने यहाँ पे अभी ds जो लिखा हुआ है, दिस वन, सपोज एक छोटा सा एरिया है, किसी भी शेप का हो, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, ds एरिया है, तो एरिया वेक्टर इस ds के परपेंडिकुलर होगा, वेक्टर ds, और उसका डायरेक्शन देगा n कैप। इसी तरह से ये चार्ज यहाँ पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, दोनों साइड ऐसे ऐसे जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो P पॉइंट पर जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस डायरेक्शन में होगी E, वेक्टर E, और r कैप मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर। नाउ हमें करना क्या है, हमें इस फील्ड लाइन की वजह से या इस लाइन ऑफ चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, E की वैल्यू क्या है वो निकालनी है। ठीक है, ऑलराइट। अब देखिए, सबसे पहले यहां पे अगर आप जाएंगे तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है और ये भी इस डायरेक्शन में, तो यू नो दैट जो बेसिक जो चीज आपने पढ़ी थी, दैट इज फ्लक्स की वैल्यू जो बताई थी मैंने आपको, फाई ई, क्या होता है वो, इंटीग्रेशन क्लोज्ड सरफेस के ऊपर E डॉट ds। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ऑलराइट यू कैन पुट इट ओवर देयर, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ E r कैप डॉट ds n कैप। मैंने बताया था वेक्टर E को लिखूंगा मैं E r कैप, क्या लिखे यहाँ पे, वेक्टर E इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर, इसी तरह से वेक्टर ds क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट वेक्टर n कैप, ये जो बनाया हुआ यहाँ पे। ठीक है, ऑलराइट। अब यहाँ पे कई काम करो, इंटीग्रेशन ऑफ E ds, और ये बचेगा r कैप डॉट n कैप। r कैप डॉट n कैप यहाँ पे क्या होगा, देखिए r कैप और n कैप दोनों सेम डायरेक्शन में, इनके बीच में थीटा है 0 डिग्री। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ E ds, r कैप का मैग्नीट्यूड, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा, और cos थीटा 0 है। ठीक है, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, cos 0 1 होता है, तो अल्टीमेटली आंसर बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ E ds। अब हमने गॉस थ्योरम पढ़ी थी थोड़ी देर पहले ही, वो क्या कहती है, फ्लक्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू q बाय एप्सिलॉन नॉट। सपोज q क्या है, q इज द टोटल चार्ज गिवन टू दिस लाइन। ये जो लाइन है ना, जो लाइन को हमने, ये जो वायर लिए, इस वायर को हमने टोटल चार्ज q दे रखा है। ठीक है, ऑलराइट। सो यहां से क्या हो जाएगा, अच्छा एक अज्यूम करो, यहां पे लिख देता हूं मैं, नाउ लेट चार्ज ऑन यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू लैम्डा, जैसे आप एक चीज बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लेंथ पे, मतलब सपोज को यहाँ पे, सपोज ये यूनिट लेंथ है, कहीं पे भी एक यूनिट लेंथ है, उस पे चार्ज कितना है, लैम्डा चार्ज दिया है। ठीक है, तो हमें तो टोटल सिलेंडर की लेंथ L है, इस पे चार्ज कितना हो ये पता करना है, तो हम क्या करेंगे, देयरफॉर चार्ज ऑन L लेंथ जो सिलेंडर की, वो क्या होगा, चार्ज, वो क्या होगा, इसको पूरा लिख देता हूं मैं, इक्वल्स टू चार्ज ऑन यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ। जैसे यूनिटरी मेथड में करते थे ना, 8-9 क्लास में पढ़े थे कि 10 बुक्स की कॉस्ट है 100 रुपीज, तो 1 बुक की कितनी होगी, 100/10। सिमिलरली वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग। सो ये क्या हो जाएगा, एल लेंथ की यूनिट जो चार्ज होगा कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज, इसकी वैल्यू हमने क्या किया, टोटल चार्ज क्यू, मतलब एल लेंथ पे जो चार्ज हमने दिया, दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, यूनिट लेंथ पे चार्ज मल्टीप्लाई बाय टोटल लेंथ। सो लैम्डा एल हम इसको कह सकते हैं, दैट विल बी द चार्ज ऑन दिस एंटायर सिलेंडर वाली जो लेंथ है, इसके ऊपर इतना चार्ज आ गया। नाउ अब जो हमारी जो इक्वेशंस थी, ये देखो, फाई इक्वल टू ईडीएस आ गया इंटीग्रेशन, और फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसको ना, ये देखो यहां से क्यू की वैल्यू हमने लैम्डा टोटल चार्ज मान लिया ना बाय एप्सिलॉन नॉट, अभी क्यू की वैल्यू ये निकाली यहाँ पे, दिस इज द वन। ठीक है, तो ये दो इक्वेशंस को, ये दोनों इक्वल होंगे यानी कि, सो कैन वी पुट देम असाइड, दैट मींस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस इज इक्वल्स टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट।
अब ई बाहर कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, मतलब इंटीग्रेशन तो किसका हो रहा है, ds सरफेस एरिया का ना, किसका, जो हमने ds देखो क्या है, ds ये लिया है, फिर ds ये ले लो, फिर ये ds, फिर ये ds, फिर ये ds, ये ऐसे ऐसे ds ले लो। अभी केवल कर्व्ड सरफेस की बात हो रही है, कौन सा, कर्व्ड सरफेस। तो ये ds क्या होगा, सारे कर्व्ड सरफेस का एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल्स टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो जाएगा, e इंटू कर्व्ड सरफेस सिलेंडर का क्या होता है, 2 पाई आर एल इंटू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट, और e क्या हो जाएगा, देखो l से l कैंसिल हो जाएगा, सो e इज इक्वल्स टू लैम्डा बाय 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट पॉइंट P ड्यू टू द कर्व्ड सरफेस। ये क्या है, फ्लक्स ड्यू टू कर्व्ड सरफेस, ठीक है। अच्छा, अब सिलेंडर पे कुछ और पार्ट भी तो रह गया, हमने तो खाली ये वाला लिया है ना कर्व्ड सरफेस, लेकिन इसका तो ये क्रॉस सेक्शनल सरफेस भी है एरिया, ऐसे है ना, हमने ये वाला कर्व्ड सरफेस लिया है, अभी ये क्रॉस सेक्शन भी है। जरा देखते हैं इसमें क्या होगा। तो देखिए यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी यहां पर ये होगी ई इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैं यहाँ पे बनाता हूँ, लेट्स से मैं ना मार्कर थोड़ा अलग चेंज करूँ तो आपको दिखाई दे। सो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो होगी यही ई, हमेशा अवे फ्रॉम द चार्ज। लेकिन देखिए जो एरिया होगा, सो एरिया हमारा ये होगा, करेक्ट, ये एरिया ds है, तो ds वेक्टर किधर जाएगा, एरिया के परपेंडिकुलर होता है वो तो, सो ds वेक्टर आ जाएगा इधर जहाँ पे n कैप जा रहा है और ये r कैप जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, यहाँ पे देखिए 90 डिग्री। तो अगर हम फ्लक्स निकालने जाएंगे यहाँ पर, तो मैं इसको ब्लैक कलर से लिखता हूँ, सो फ्लक्स ड्यू टू एंड्स, क्रॉस सेक्शनल एंड्स, ठीक है। क्या होगा ये फ्लक्स, क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds, तो अल्टीमेटली हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई ds आर कैप डॉट एन कैप, ठीक है। अब यहां पे क्या होगा, ये होगा थीटा कितना है 90 डिग्री, सो फ्लक्स ई ds आर कैप का मैग्नीट्यूड एन कैप का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस 90। अब कॉस 90 होता है 0, तो ये पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि फ्लक्स कितना होगा हमारा 0 होगा। सो जैसा इधर होगा क्रॉस सेक्शन एंड की वजह से फ्लक्स 0, वैसा ही इधर भी होगा। इधर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ऊपर रहेगी, अब एरिया इधर आ गया तो एरिया वेक्टर होगा इधर, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री, तो अगेन आर कैप डॉट एन कैप निकालोगे आप, तो आर कैप की वैल्यू 1 एन कैप की वैल्यू 1 इंटू कॉस 90, कॉस 90 होता है 0, तो पूरी इक्वेशन जैसे ये 0 है वो भी 0 हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, हेंस नो contribution in electric flux due to the end surfaces। कौन सा एंड की बात कर रहा हूं मैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ये हो जाएगा टोटल फ्लक्स। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट प्लेन शीट। मतलब हमारे पास ना एक यूनिफॉर्मली चार्ज प्लेन शीट है, मतलब इनफाइनाइट शीट है पूरी शीट, ये ऐसे वर्टिकल खड़ी हुई है, ठीक है। इट्स लाइक, कैन आई टेक अ पेपर, जस्ट होल्ड ऑन, लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ अ पेपर इफ आई कैन, और रादर आई विल टेक दिस वन, द डायरी ओवर देयर। सो ये जो शीट है ये थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाएगा प्रोबेबली, लेट्स ट्राई दिस वन। ओके, आई हैव दिस फोन, ठीक है, मैं फोन से आपको शो करने की कोशिश करूंगा। सो ये जो शीट आपको दिख रही है डायग्राम में, इट इज लाइक दिस शीट है, ऐसे ऐसे इस तरह से शीट खड़ी हुई है, ठीक है। अब इस पूरी शीट को मैंने क्यू चार्ज दिया, हमने अगर इस शीट को चार्ज देंगे तो क्या होगा, वो जो चार्ज होगा आप यहां पे टच करोगे, वो इसके इस सरफेस पे भी इस सरफेस पे पूरा स्प्रेड कर जाएगा, मेटल की शीट है, ठीक है। तो चार्ज सारे में स्प्रेड हो गया। तो ये जो प्लस क्यू चार्ज आपको दिख रहा है ना, मतलब प्लस चार्ज जो दिख रहा है पॉजिटिव चार्ज, ये इस फेस पे भी है और इसके बैक साइड में जो आपको दिखने रहा है इस साइड भी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसकी वजह से यहां पे कोई पॉइंट है, क्या है, यहां पर कोई पॉइंट है और मैं फ्लक्स निकालना है, राइट, रादर देन फ्लक्स निकालेंगे उसके बाद फील्ड निकालना है, अल्टीमेट गोल है फील्ड निकालना। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। यहां पे भी होगा और वो पॉइंट इधर भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इस शीट में एक, ये देखो सर्कल सा ऑलरेडी बन रहा है इसमें, तो एक ऐसा एक छोटा सा सर्कल हमने लिया इस शीट के अंदर, ठीक है, ये सर्कल है, तो इसमें कुछ चार्ज होगा, ये सुनो, क्योंकि देखो मैंने जो चार्ज दिया तो पूरी शीट पे स्प्रेड हो गया है, तो इतने एरिया में, इस वाले एरिया में कुछ चार्ज होगा। अच्छा इधर है तो वो सरफेस तो इधर भी होगा, तो ये जो सर्कल है जस्ट इसके ऑपोजिट यहां पे भी एक सर्कल होगा, मतलब दोनों साइड में
चार्ज होगा और पॉजिटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इस चार्ज से अवे। इसी तरह से अब इस डायरेक्शन में आओगे तो सर्कल इधर है, तो पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, अवे। तो दोनों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक इधर जाएगी और एक इधर जाएगी, लेफ्ट एंड राइट। ठीक है, मैं वही आपको डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ। आई होप ये जो मैंने थोड़ा सा डमी क्रिएशन करने की कोशिश की थी आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ अंडरस्टैंड दिस। सो वी हैव इट ओवर हियर, ये शीट है जी अपनी। तो हमने क्या किया, इस शीट में जो मैंने अभी फोन में एक सर्कल लिया था, ये एक सर्कल लिया है, तो यहाँ पे कुछ चार्ज होगा, सपोज करो डी क्यू चार्ज है, स्मॉल क्यू डी क्यू चार्ज। ठीक है, इसकी वजह से हम क्या करते हैं, इसी को मान करके आर पार हो रहा है शीट के। ठीक है, मतलब ये जो शीट है ना, इसके ऐसे आर पार, इधर इधर दोनों साइड एक सिलेंडर मान लिया, तो दोनों साइड सिलेंडर की जो है वो बराबर मान ली आर आर, इधर भी इधर भी। ठीक है, तो सिलेंडर के दो क्रॉस सेक्शन हो जाएंगे, एक तो ये वाला, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला और ये वाला, ये दो क्रॉस सेक्शन होंगे सर्कुलर एरिया। एक तो क्यू पॉइंट है ये रहा और एक पी पॉइंट है ये रहा। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड। अब हम पहले बात करेंगे क्रॉस सेक्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ठीक है, तो देखिए क्रॉस सेक्शन, हमारा जो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड अब इस डायरेक्शन में, क्योंकि चार्ज है ना, मैंने आपको बताया था ये जो एरिया है वो इधर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर होगा, पॉजिटिव चार्ज यहां पर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और इस एरिया के परपेंडिकुलर वेक्टर क्या होगा, यही होगा, यही एरिया वेक्टर होगा। एरिया के परपेंडिकुलर जो वेक्टर होगा उसको एरिया वेक्टर बोलेंगे। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, जो लेफ्ट में आप देख रहे हैं, एरिया वेक्टर ds और n कैप और इलेक्ट्रिक फील्ड E r कैप, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 0 डिग्री। सिमिलरली जरा दूसरी साइड पे भी देखिए। ठीक है, तो मैं इसको एक चीज लिखता हूं यहाँ पे, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट P। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट P नीचे लिख देता हूं, ये क्या होगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट ds। ठीक है, P पॉइंट पे ले रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या होगी, फ्लक्स E ds r कैप डॉट n कैप। r कैप डॉट n कैप क्या होगा, r कैप का मैग्नीट्यूड n कैप का मैग्नीट्यूड इनटू cos 0 डिग्री, और ये पूरा 1 हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, इंटीग्रेशन ऑफ E ds। ठीक है, ये फ्लक्स आएगा। इसी तरह से फ्लक्स ड्यू टू दिस द अदर वन, इसको स्मॉल फ्लक्स मान लेते हैं d5, तो इंटीग्रेशन हटाया तो मैं फॉर द टाइमिंग। ठीक है, बाद में हम निकालेंगे इसकी वैल्यू, वी आर गोइंग टू फाइंड इट ओवर देयर। ठीक है, सो स्मॉल फ्लक्स क्या होगा, eds, E डॉट ds, ये डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है ना, सो वी विल वर्क ऑन टू दिस वन आल्सो नाउ। सो eds, ठीक है, ये हो गया फ्लक्स ड्यू टू पॉइंट P पॉइंट पे जो फ्लक्स आ रहा है। इसी तरह से अब जो Q पॉइंट है इस साइड में, इसकी बात कर लेते हैं। इस Q पॉइंट की वजह से फ्लक्स होगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा क्योंकि ये एरिया इधर है, और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, उनके यूनिट वेक्टर भी सेम डायरेक्शन में, इनके बीच में एंगल 0 होगा। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू Q एट पॉइंट Q क्या होगा, वो अगेन E डॉट ds यही होता है, और ये क्या हो जाएगा, E ds r कैप डॉट n कैप, और अल्टीमेटली वो क्या होगा, E ds r कैप डॉट n कैप होगा 1, क्योंकि थीटा अगेन 0 डिग्री यहाँ पर, तो ये E ds हो जाएगा। तो क्रॉस सेक्शन एंड्स की वजह से जो फ्लक्स आ रहा है, फ्लक्स फाई E मान लो, वो क्या होगा, E ds प्लस E ds, स्केलर क्वांटिटी है ना, तो अपने को डायरेक्शन मतलब नहीं, एक तो इस वाले फ्लक्स इस वाले एरिया की वजह से P की वजह से E ds, और एक इधर वाला एरिया है जो E ds सिलेंडर का। ठीक है, तो E ds प्लस E ds ये कितना हो जाएगा, 2E ds, ये हो गया फ्लक्स। ठीक है, अब इसमें जो सिलेंडर है ये वाला पार्ट, हमने तो क्रॉस सेक्शन तो ले लिया, अब इसका कर्व सरफेस भी तो हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, लेट्स राइट इट ओवर देयर, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, फ्लक्स ड्यू टू द कर्व्ड सरफेस क्या होगा, अगेन लेट्स से d5 मान लें इसको, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ E ds r कैप डॉट n कैप, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ E ds r कैप का मैग्नीट्यूड 1, n कैप का मैग्नीट्यूड 1 इनटू cos, जरा देखिए cos क्या होगा, नाउ लुक एट दिस, ये जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हमने सिलेंडर ले लिया ये वाला। ठीक है, दिस नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस एरिया, ये वाला कर्व सरफेस ना, ये कर्व सरफेस पूरा ये, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम शो किया ds एरिया, तो इस सिलेंडर पे कर्व सरफेस पे ds एरिया यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिया तो उसी के ऊपर ही ds होगा, अज्यूम कर लेते हैं, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है डायग्राम में आपको। ठीक है, ds होगा। अब अगर एरिया ये है तो एरिया वेक्टर क्या होगा, इसके परपेंडिकुलर, सो ds वेक्टर ऊपर जाएगा और n कैप यूनिट वेक्टर भी ऊपर जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी लेफ्ट में जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमारी
किस वजह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस एरिया की वजह से है, वो इसके इधर जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, लेकिन यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है वो ऊपर जा रहा है, डीएस वेक्टर ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री। सो आर कैप और एन कैप के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री, cos 90 होता है 0, तो ये टोटल फ्लक्स की वैल्यू 0, तो फ्लक्स ड्यू टू कर्व्ड सरफेस कितना हो जाएगा फाइनली 0 हो जाएगा, है ना, यानी कि कर्व्ड सरफेस की वजह से यहाँ पे फ्लक्स नहीं मिलेगा। तो फ्लक्स किसकी वजह से, केवल क्रॉस सेक्शन की वजह से, विच इज इक्वल टू 2AdS। अब हमने पता है बाय गॉस थ्योरम ना, एज पर गॉस थ्योरम हमने क्या पढ़ा है, फ्लक्स इज ऑल्सो इक्वल टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। ऑलराइट, नाउ Q क्या है, टोटल चार्ज ऑन द सिलेंडर मान लेते हैं जो हमने दिया, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, लेट्स से जैसे अभी लीनियर चार्ज डेंसिटी पड़ी थी वैसे चार्ज ऑन यूनिट एरिया, यूनिट एरिया पे चार्ज कितना एज्यूम करो, को सिग्मा मान लेते हैं, जो होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, इसको सिग्मा मान लेते हैं। तो अब यूनिट एरिया पे चार्ज है सिग्मा, हमारे पास कितना है चार्ज ऑन डीएस एरिया, हमने डीएस एज्यूम किया ना, तो वो कितना आ जाएगा सिग्मा इनटू जितना एरिया है विच इज डीएस, सिग्मा डीएस, ये टोटल चार्ज हो जाएगा क्यू, क्यू की वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल्स टू क्यू, ये चार्ज क्यू हो गया। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, तो फाई ई क्या हो जाएगा सिग्मा डीएस, ठीक है, बाय एप्सिलॉन नॉट, इसको इक्वेशन 2 मान लो, और ये जो माना था आपने इक्वेशन नंबर 1 है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा 2EdS इज इक्वल टू सिग्मा डीएस बाय एप्सिलॉन नॉट, डीएस से डीएस कैंसिल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी थिन शीट ऑफ चार्ज की वजह से, ठीक है, दैट्स व्हाट गोज ओवर देयर। लेट मी शो यू समथिंग एल्स, ये एक एड ऑन है इसी के अंदर, ये तो क्या था हमारे, देखिए सिंगल शीट थी, अब अगर आपको दे दिया जाए कुछ इस तरह से, देखिए लेट्स से, ये इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, इसी का एक्सटेंशन है और ये कई बार डायरेक्शन में रहता है और न्यूमेरिकल्स में भी आ सकता है, बी केयरफुल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2 इनफाइनाइट थिन शीट्स ऑफ चार्ज, ठीक है। सो ये क्वेश्चन में कुछ इस तरह से है, लेट्स से अभी तो हमारी एक शीट थी ना, हम यहाँ पे 2 शीट की बात करना चाहेंगे, लेट्स से वी हैव 2 शीट्स ओवर देयर, ठीक है, कुछ इस तरह से एक शीट होगी और इसको हमने पॉजिटिवली चार्ज कर रखा है, ठीक है। इसी तरह से अब इस शीट के 2 पॉइंट है, देखो एक तो ये वाला रीजन, एक ये वाला, अब हमने बिल्कुल इसको कॉपी करते हैं, तो मैं इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, लेट्स से डुप्लीकेट, ये एक और शीट होगी, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, ये शीट रख दी है। अब देखिए हमारे पास अब 3 रीजन है, 2 शीट्स हैं, ये शीट 1 है और इस शीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है सिग्मा 1, ये शीट 2 है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2, और मान लेते हैं कोई भी चीज जो राइट में डायरेक्टेड होगी, ठीक है, कोई भी चीज जो राइट डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है, वो होगी पॉजिटिव, और जो भी चीज यहां से लेफ्ट में जाएगी उसका डायरेक्शन मान लिया नेगेटिव, ठीक है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर राइट में जाती है तो पॉजिटिव है, एक डायरेक्शन पॉजिटिव मानेंगे, और लेफ्ट में जाएगी तो नेगेटिव है। अब यहाँ पे आपके पास 3 रीजन आ गए हैं, कौन कौन से रीजन है देखिए मैं बताता हूं, एक तो ये रहा, ये हमारा फर्स्ट रीजन, मतलब सिग्मा 1 शीट के बिल्कुल लेफ्ट में फर्स्ट, उसके बाद है हमारा सेकंड रीजन, मतलब सिग्मा 1 और सिग्मा 2 शीट्स के बिल्कुल बीचों बीच सेकंड, और उसके बाद हमारा एक है ये थर्ड रीजन, मतलब दोनों शीट से बाहर थर्ड रीजन, ठीक है। ऑलराइट, अब एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल चुके हो, वो क्या होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, याद कर लो इसको, एक जो शीट है ये हमने पढ़ा था, एक शीट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी इस शीट की, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, ठीक है, ये पहले भी डेरिवेशंस में, पहले भी कई वीडियोस में मैं बात कर चुका हूं, और फर्स्ट वीडियो के अंदर तो पूरा एक्सप्लेन किया, उसको देख लेना अगर किसी को डाउट हो, इनिशियल जो इलेक्ट्रिक चार्ज की वीडियो वहां पे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। तो सिग्मा क्या होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, ये सिग्मा है इलेक्ट्रिक आप कह सकते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहां पे देखिए
तो फर्स्ट शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है, उसकी कुछ E1 क्या होगा, E1 होगा फर्स्ट शीट की वजह से सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह से जो सेकंड शीट है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को E2 मान लो, वो क्या होगा सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। जो पिछला डेरिवेशन था उसमें से केवल मैंने सिग्मा 1 और सिग्मा 2 की वैल्यूज को चेंज किया है। सिग्मा 1 क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ शीट 1, ये जो सामने रखी है, और सिग्मा 2 क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ शीट 2। मतलब इस पे चार्ज अलग होगा और शीट 2 पे चार्ज अलग होगा, बस इतना अंतर और कुछ नहीं। सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब यही है ना। अब ये चीज हमने लिख दी। अब देखिए यहां पर व्हाट वी कैन फील ओवर देयर, अब 3 रीजन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है। अब देखिए ये फर्स्ट शीट है, मान लो इधर रखिए, तो फर्स्ट शीट की वजह से ये रीजन है, फर्स्ट रीजन यहां पे मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, E1 का डायरेक्शन मैं ग्रीन कलर से बना रहा हूं, E1 का डायरेक्शन इधर होगा, इस पॉइंट पर कोई भी एक पॉइंट यहां पे फर्स्ट रीजन में, ये फर्स्ट रीजन ना यहां की बात कर रहा हूं, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगा, E1 इधर आएगा, ठीक है। अब मान लो ये मान लो दूसरा शीट है हमारा, ये E1 था, ये E2 हो गया, इसी के पास रखा है, ठीक है। ये E1 है, ये E2 है। अब फर्स्ट रीजन तो यहां है, तो यहां पर भी E2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो अवे फ्रॉम द फील्ड होगा, ये E2 है ना, E2 पे भी पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा, इस फेस की वजह से, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में आएगा इसका, दैट मींस ये क्या हो गया बेटा आपका, लेट्स पुट इट ओवर देयर, ये हो जाएगा E2, ठीक है। अब देखो लेफ्ट वाला डायरेक्शन नेगेटिव माना है, तो यहां पे -E1 और -E2 लिख दूं, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट रीजन में क्या होगा, -E1 और -E2 ऐड हो जाएंगे ना। मैं वेक्टर नहीं खाली सिंबल लिख रहा हूं इनका मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। नाउ देखिए ये क्या होगा बेटा, E1 फर्स्ट क्या होगा, -E1 क्या है, -σ1 लिखना चाहिए, σ1/2 एप्सिलॉन नॉट। E2 क्या है, -σ2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से देखो -1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, ये क्या हो जाएगा, इसको ना बेटा इसको हटाई दो, मैं यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये फर्स्ट रीजन यहाँ लिख रहा हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, खाली σ1, और यहाँ पे माइनस बाहर चला गया तो प्लस में σ2। ये हो जाएगा फर्स्ट रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इसी तरह से अब आ जाओ सेकंड रीजन। सेकंड रीजन क्या है, ये देखो एक शीट इधर है, एक इधर, इनके बीच में पॉइंट है, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे कहीं पे पॉइंट है, थोड़ा सा और इसको गैप बनाता हूं मैं, ठीक है। सो द पॉइंट इज समवेयर इन बिटवीन। अब देखो एक जो शीट है σ1, उसके पॉइंट अब राइट में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सरफेस एरिया है, इस पे चार्ज है, इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे राइट की डायरेक्शन में आएगा। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, सो ये डायरेक्शन होगा बेटा आपका किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 1, वो पॉजिटिव होगा E1। लेकिन वो जो पॉइंट बीच में इन दोनों के, सेकंड जो शीट है उसके तो अभी भी लेफ्ट में है पॉइंट, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी इसी डायरेक्शन में रहेगा, है ना। ये सेकंड शीट है, इसके तो इधर है, ये चार्ज इधर है, चार्ज से अवे फ्रॉम द चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज इधर ही जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी नेगेटिव होगा। तो E2, इसको ग्रीन से बनाता हूं मैं, सो E2 आएगा अभी भी इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा E2, और ये माइनस आएगा क्योंकि लेफ्ट में जाने वाला डायरेक्शन नेगेटिव है, हमने ये माना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसकी वजह से अगर इनकी वैल्यूज को आप पुट करेंगे, सो व्हाट वुड यू गेट, इस सेकंड रीजन को ऊपर कर दूं तो तुम्हारा आराम से लिख दूंगा यहाँ पे ना। अब देखे, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेकंड रीजन E2 वो क्या होगा, E1 माइनस E2, ऊपर दो वेक्टर उनको सिंपल लिख दे, E1 में से E2 माइनस कर दो। E1 की वैल्यू क्या थी, σ1/2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस E2 की वैल्यू क्या थी, σ2/2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, σ1 माइनस σ2, ये हो जाएगा सेकंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। चलिए आप बात करते हैं थर्ड रीजन की। थर्ड रीजन के लिए देखिए, दोनों चार्जेस के लिए, थर्ड रीजन है, फर्स्ट रीजन ये, सेकंड रीजन ये, और थर्ड रीजन ये। थर्ड रीजन के लिए दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई इधर जो चार्ज है पॉजिटिव, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगा, राइट में। ये जो फर्स्ट है, फर्स्ट की वजह से फील्ड यहां पर है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या जाएगा, राइट में जाएगा, दोनों की वजह से प्लस होगा ना, पॉजिटिव होगा। सो यहाँ पे थर्ड रीजन में मान लो इसको बोल देते हैं हम E3, वो क्या होगा, देखो इस डायरेक्शन में होगा, E1 भी इधर ही होगा, इसको मान लो E1 पॉजिटिव का, और E2 भी इधर ही आएगा, इसको मान लो E2 पॉजिटिव। तो इस E थर्ड क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, वैल्यूज पुट कर दो, σ1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ2/2 एप्सिलॉन नॉट, ये क्या आ जाएगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाएगा, σ1 प्लस σ2, ये आ जाएगा
थर्ड रीजन में, ठीक है बेटा। सो दिस इज हाउ, ओह ये क्या बना दिया, 1 सेकेंड प्लीज, दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट योर इलेक्ट्रिक फील्ड्स इन द थर्ड रीजन। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज अगर आपको 2 शीट्स दी गई हो तो उनके तीनों रीजन में अलग अलग कैसे निकालेंगे। आई एम श्योर आपको ये बहुत बढ़िया समझ आया होगा। आगे चलते हैं, विल मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट एंड दैट इज, मैं ये फोन्स को साइड में कर दूं वरना डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। ठीक है, ये स्फीयर बता रहा हूं मैं, हेलो हॉलो, सॉरी नॉट हेलो। सो ये हॉलो स्फीयर भी हो सकता है, विल वर्क ऑन टू दिस वन। ठीक है, हॉलो स्फीयर मतलब कि कोई भी ना आपको अंदर कुछ है नहीं, एक शीट है आपको शीट की था, ये है स्फीयर मान लीजिए। तो स्फीयर की वजह से आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो देखिए क्या करना है। लेट्स से हमारे पास ये एक स्फीयर है, ठीक है, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया +Q, तो वो देखिए इसके आउटर सरफेस पे स्प्रेड कर गया और इस स्फीयर का सेंटर वो था और रेडियस था R। ठीक है जी, ऑलराइट। अब इस स्फीयर के सरफेस से थोड़ा सा बाहर यहां पर ये आप देख रहे हैं ब्लैक कलर का, मैंने P पॉइंट लिया है और P पॉइंट पे छोटा सा यहां पे एक एरिया लिया है जिसकी वैल्यू है ds। तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ एरिया वेक्टर ds आएगा, एरिया के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर ds, और n कैप दे रहा है ds वेक्टर का डायरेक्शन। इसी तरह से ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम द चार्ज, पॉजिटिव से अवे होता है ना, पॉजिटिव चार्ज से अवे। सो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये वाला, अवे फ्रॉम द P पॉइंट, और R कैप देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अब सीधा सीधा हमें पता है फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स फाई E क्या होता है, वो इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, वैल्यू पुट करते जाइए, E ds R कैप डॉट n कैप। अब इतने डेरिवेशन में पढ़ चुका, मैं डायरेक्ट लिखूंगा R कैप डॉट n कैप। यहाँ पे R कैप और n कैप के बीच में एंगल थीटा कितना है, 0 डिग्री है, दोनों देखिए सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, है ना, 0 डिग्री है। सो आई एम गोइंग टू यूज द सेम थिंग, cos 0 होता है 1, तो R कैप डॉट n कैप 1 इंटू 1 इंटू cos 0 1, तो 1 हो जाएगा। तो ये बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ E ds डायरेक्टली, ये पूरी वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, अब आपको पता है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू गॉस थ्योरम which says is equals to q by epsilon naught। ठीक है, यानी कि ये दोनों इक्वेशन इक्वल होनी चाहिए। सो E ds का इंटीग्रेशन मस्ट बी इक्वल टू q by epsilon naught। E बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या होगा ds मतलब देखिए ये ds। ठीक है, अब एक काम करो, इस को रेडियस मानते हुए, स्मॉल r रेडियस मानते हुए एक स्फीयर कंसीडर कर लो, इमेजिनरी गॉसियन स्फीयर जिसे हम बोलेंगे। ठीक है, तो उस स्फीयर का हमने छोटा छोटा एरिया लिया है, तो ये ds अगर ऐड होता जाएगा तो वो जो स्फीयर चारों तरफ इस जो ब्लू कलर का स्फीयर है अंदर ये वाला, इसके चारों तरफ r डिस्टेंस पे, थोड़ा सा बड़ा डिस्टेंस लेकर के जो मैं एक स्फीयर कंसीडर कर रहा हूं उस पे छोटे छोटे एरिया को ऐड करोगे तो पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया आ जाएगा जिसका रेडियस था स्मॉल r, है ना। ये एक स्फीयर बन जाएगा, देख सर्कल जैसा रहा है पर ये चारों तरफ 3 डायमेंशन में है। तो दिस इज इक्वल टू हाउ मच, ये q बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, उस स्फीयर का एरिया, सरफेस एरिया स्फीयर का 4πr² होगा। देखिए r क्या है, स्मॉल r लिया है क्योंकि मैं बाहर वाले स्फीयर की बात कर रहा हूं जो मैंने इमेजिन किया है, P पॉइंट जिस स्फीयर के ऊपर है। ठीक है, which is equals to q by epsilon naught। ठीक है, so from here E is equals to q by 4π epsilon naught r²। कैन यू सी दैट, ये वैल्यू ये सीधा इधर लेके चले गए। ठीक है, सो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट which is outside the, या which is at a distance small r from the sphere। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकाल सकते हैं। और आपने एक चीज और देखी, ये तो वही है ना, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है kq by r²। तो मतलब अगर चार्ज जो है वो स्फीयर के बाहर है, कहीं पे भी है, तो वो एज अ पॉइंट ही बात करेगा, स्फीयर से फर्क नहीं पड़ेगा अपने को, विल कंसीडर इट एज अ पॉइंट। और पॉइंट चार्ज की वैल्यू आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की E is equals to kq by r² या 1/4π r²। ठीक है, अब मान लो यही जो स्फीयर था, नेक्स्ट डेरिवेशन है, ये सॉलिड स्फीयर। ठीक है, और सॉलिड स्फीयर है मान लो, वैसे फर्क नहीं पड़ रहा, हॉलो भी तो इट डजंट मेक सेंस होता है, बट अज्यूम कर लो यहां पे है, और पॉइंट जो पहले P बाहर लिया था ना, अब हमने अंदर लिया है स्फीयर के। तो हमने एक स्फीयर कंसीडर किया ये वाला, इस पे +Q चार्ज दे दिया तो वो इसके पूरे सरफेस पे स्प्रेड कर गया, और सेंटर O था और कैपिटल R मान लिया इस मेन स्फीयर का रेडियस। अब क्या किया, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे, एंड स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, मतलब ओनली लेस देन कैपिटल R। ठीक है, मतलब पॉइंट अंदर है, P पॉइंट पे लिया एक छोटा सा एरिया ds, तो एरिया वेक्टर क्या होगा, परपेंडिकुलर ds यहाँ पे, और n कैप क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर ऑन दिस एरिया वेक्टर। इसी तरह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अगेन यहाँ पे चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अवे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में, r कैप इसका यूनिट वेक्टर होगा। अब देखो
हमने क्यू चार्ज दिया था टोटल स्फीयर पे, लेकिन हम बात करें केवल इतने पे, तो इस पे जो चार्ज होगा वो थोड़ा अलग होगा। मान लो इस छोटे वाले स्फीयर पे क्यू डैश चार्ज है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं लेट क्यू डैश बी द चार्ज ऑन इंटरनल स्फीयर विद रेडियस स्मॉल आर। और ये ध्यान रखना ये क्या है, विच इज अ इमेजिनरी या गॉसियन सरफेस, गॉसियन स्फीयर। ये इमेजिनरी एक्चुअल में नहीं, हम खाली पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं उस पे एक इमेजिन, इसलिए मैंने डॉटेड कर रखा है कि ये छोटा सा स्फीयर है और डॉट डॉट में इमेजिन कर रहे हैं। नाउ आपको पता है जो फ्लक्स हम निकालते हैं ई डॉट डी एस, फ्लक्स क्या होता है, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस, और ये वही बिल्कुल वैसे चलेगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस आर कैप डॉट एन कैप, ठीक है, विच इज, एक सेकेंड यहाँ पे लिख देते हैं इसको, विच इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, ये क्या होगा आर कैप डॉट एन कैप। देखिए आर कैप और एन कैप दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में थीटा 0 होगा, कॉस 0 होता है 1, आर कैप और एन कैप का मैग्नीट्यूड 1, तो टोटल वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो ईडीएस बचेगा। अब आपको पता है फ्लक्स इज ऑल्सो इक्वल्स टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे चार्ज हमने क्यू डैश माना था ना, तो चार्ज क्या है क्यू डैश होगा, ठीक है। सो इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर दें, दैट मीन्स यहीं पे मैं कर देता हूं इसको, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका मच, इसको ना एज्यूम करो, मैंने क्यू डैश लिखा ना, लेट से लेट रो बी द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब इसका मतलब क्या है, चार्ज ऑन यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, यूनिट वॉल्यूम पे चार्ज कितना है रो, ठीक है, मतलब अगर कहीं पे भी यूनिट वॉल्यूम हमने लिया हुआ है तो उस पे चार्ज कितना आपका रो है। अब अज्यूम करो हमें चार्ज निकालना है इस पूरे, ठीक है, हाँ मतलब ये दिस वन, इस पूरे स्फीयर की वजह से, तो इसका वॉल्यूम कुछ होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा, मैं लिख देते हैं यहाँ पे, सो इसका वॉल्यूम क्या होगा, चार्ज ऑन वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, वी कैन से दैट स्मॉल आर, है ना, इस पे चार्ज कितना होगा रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब, और इसी को मैंने क्या माना हुआ है क्यू डैश, सो क्यू डैश की वैल्यू क्या होगी रो इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैं वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर रहा हूं, देयरफॉर इट मींस ये क्या हो जाएगा बेटा, देखो, सो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी एस, और यहाँ पे इनफैक्ट क्या है, ई को बाहर ले लो सीधा सीधा, ये वाली इक्वेशन बात कर रहा हूं मैं, ठीक है 5, सो ई इंटीग्रेशन ऑफ डी एस क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू क्यू डैश, क्यू डैश की ये पूरी वैल्यू 4/3 पाई आर क्यूब रो, ठीक है, डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, यही होगा। नाउ ई इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, डीएस का इंटीग्रेशन मतलब ये वाले एरिया का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, आर होगा स्मॉल आर, ठीक है, सो दिस बिकम्स 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4/3 पाई आर क्यूब रो बाय एप्सिलॉन नॉट। देखो 4 पाई से 4 पाई गया, आर स्क्वायर से क्यूब कट जाएगा, आर बचेगा, सो अल्टीमेटली क्या बचेगा, ई इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा बेटा आर रो बाय 3, 1 सेकेंड मैं इसको ना यहां पे लिख देता हूं, दिस इज इक्वल्स टू ई इज इक्वल्स टू लेट्स पुट इट ओवर देयर आर रो बाय 3 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा एप्सिलॉन नॉट मैं इसको लिखे जा रहा हूं, लेकिन यहाँ पे ना हमने अज्यूम किया था इसका मीडियम की परमिटिविटी सेम हो जो एयर की थी, तो मैं इसको एप्सिलॉन नॉट नहीं मानता हूं, मैं इसको ना एप्सिलॉन मान लेता हूं। क्या मान लेते हैं, एप्सिलॉन अगर हम मान ले, क्योंकि मीडियम है ना, सो मैं इसको ना यहाँ पे करेक्ट कर देता हूं, ये एप्सिलॉन कर दे इसको खाली एप्सिलॉन, क्योंकि मीडियम है हमेशा, ये तो एयर नहीं होगा ना, कुछ और होगी इसकी परमिटिविटी, मीडियम है तो एप्सिलॉन मान लीजिए, सो ये एप्सिलॉन हो जाएगा, सो दिस विल बी एप्सिलॉन ओनली, ठीक है। अगर कोई ऐसा मीडियम हो जिसकी परमिटिविटी बिल्कुल सेम हो जो एयर की है, तो वो एप्सिलॉन नॉट भी चल जाएगा, बट मैं यहाँ पे मान के चल रहा हूँ वो चाहे अब कुछ भी हो, चाहे एयर की हो चाहे कुछ भी हो, एप्सिलॉन है। अगर बिल्कुल एयर की होगी तो एप्सिलॉन नॉट वापस से हमारा होल्ड करेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू आर रो बाय 3 एप्सिलॉन, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड दिस स्फेरिकल शेल। और ये हॉलो नहीं है, ये प्रिंट गलत हो गया है यहाँ पे, तो टाइपिंग ये है सॉलिड, ठीक है, और ये शेल नहीं है, दिस इज अ सॉलिड स्फीयर, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, and it's very thick, so uniformly charged thick solid sphere, ये solid sphere है, hollow sphere नहीं है, ठीक है जी। ऑलराइट, आई होप आपको ये क्लियर होगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस हैं, विल वर्क ऑन टू दिस लेटर, कर सकते हैं, एंड विद दिस योर इलेक्ट्रिक फ्लक्स टॉपिक इज ओवर। आई होप आपको पूरा क्लियर हुआ होगा,
पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और उसके बाद न्यूमेरिकल्स कीजिएगा। एंड यस, मैं इसके न्यूमेरिकल्स, आपको कुछ डाउट होंगे, यू कैन गेट इनटू दैट। एंड एज वेल जो हमारी ऐप है उस पर मैं न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करके भी डालूंगा, और चैनल पे भी यस आई विल पुट इट ऑन सम टाइम, आई विल डू दैट। थैंक यू सो मच, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, टेक केयर।